नमस्कार। आज हम अर्थशास्त्र कक्षा 12 का दूसरा खंड देखेंगे, जिसका पहला अध्याय है सिर्फ इंट्रोडक्शन समझना या उसका परिवेश समझना। तो अर्थशास्त्र को हम दो तरीकों से समझ सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज जो हम चर्चा करेंगे वो समष्टि या मैक्रो इकोनॉमिक्स की है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम बहुत ही सरल भाषा में समझे तो यहाँ आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर तीन काले सर्कल दिखाई गए हैं। तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि तीन काले सर्कल बना के कोई शेप बनाया गया है जो कि उसके बैकग्राउंड से मैच होता है। पर आप बोलेंगे कि इसको इतना कॉम्प्लिकेट करके क्यों बताया जा रहा है, साफ दिख रहा है कि एक त्रिकोण है। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि इंडिविजुअल चीज़ों को फोकस करने की जगह हमने उस एक एग्रीगेट चीज़ पे फोकस कर दिया जो उन इंडिविजुअल चीज़ का रिजल्टेंट है। तो यहाँ पर तीन सर्कल जो यहाँ पर दिए रखे हैं उनसे हमने एक त्रिकोण की संरचना ली और वो त्रिकोण हमें इस अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है। तो इसी तरीके से हम समष्टि अर्थव्यवस्था को समझेंगे। तो रोजगार के अवसर, नेशनल आउटपुट, बजट, इनकम, आपके प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र में समझते हैं। अगर देश में कहीं भी प्राइस बढ़ता है तो वो पूरे देश में बढ़ता है, पूरे विश्व में बढ़ता है। रोजगार के अवसर सब दूर, एक जगह के रोजगार के अवसर दूसरी जगह को प्रभावित करते हैं और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। तो हमेशा एक जगह का प्रभाव दूसरी जगह पे होता है, एक सेक्टर का प्रभाव दूसरे सेक्टर पे होता है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन अधिक हुआ है तो उद्योगों में भी उत्पादन अधिक होगा। तो यहाँ पर भी हम इंटरडिपेंडेंस देख सकते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थव्यवस्था किस तरीके से कार्य करती है, इसके कार्य करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अर्थव्यवस्था को हम कह सकते हैं कि उसमें अलग अलग सेक्टर्स हैं। कृषि का सेक्टर हो गया, उद्योगों का सेक्टर हो गया और सर्विस का सेक्टर हो गया। अब कोई भी सेक्टर एक दूसरे से अछूता नहीं है, एक का परिणाम दूसरे को प्रभावित करता है, दूसरे का परिणाम तीसरे को प्रभावित करता है। अगर हम बोलेंगे कि फसल कम हुई है तो निश्चित तौर पर उद्योग में जो प्रोडक्शन जाएगा शक्कर बनने के लिए, अगर गन्ना कम हुआ है तो शक्कर भी कम बनेगी। तो ये एक बहुत साधारण सा तरीका है इस मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र की व्यवस्था को समझने का। तो इस व्यवस्था को जब हम समझते हैं तो इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो हम जितने भी इंडिविजुअल पैरामीटर्स हैं उन सब के एग्रीगेट के सम को लेते हैं या उनके एवरेज को समझने की कोशिश करते हैं, और दूसरा हम यहाँ पर एक एग्रीगेट बिहेवियर समझते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अगर प्राइस राइज हो रहा है या रोजगार के अवसर घट रहे हैं, प्रोडक्शन या उत्पादन घट रहा है, तो उसका किस तरीके से अर्थशास्त्र पे या अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा। अब समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र को देखें तो समष्टि अर्थशास्त्र एग्रीगेट या एक पूरा होलिस्टिक पिक्चर बताता है, जबकि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वो ये बताता है कि जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो इकोनॉमिक एजेंट्स कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेने में मदद करते हैं। अब ये इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं वो आपको अंदर से मोटिवेट करते हैं। तो ये डिमांड हो सकता है, सप्लाई हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है। तो बहुत ही एक संकीर्ण विचारधारा हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति और एक प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड है। जबकि जब हम समष्टि अर्थशास्त्र देखते हैं तो हम इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, एक साथ बांधने की कोशिश करते हैं और इन सब का प्रभाव एक दूसरे से क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एडम स्मिथ को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के तहत। उनको माना जाता है कि वो फाउंडिंग फादर है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, जिसको पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहा गया था, और उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है जिसको वेल्थ ऑफ नेशंस कहा गया। ग्लासगो यूनिवर्सिटी में उन्होंने कार्य किया और उन्होंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स लिखी। शुरुआती तौर पर यह माना जाता था कि या तो मार्केट एग्जिस्ट करते हैं या मार्केट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर मार्केट एग्जिस्ट करते हैं तो कई बार डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम ना होने की वजह से वो मार्केट फेल हो सकते हैं और सोसाइटी जो है वो बहुत सारे गोल्स के लिए कार्यरत रहती है। कई सारे गोल्स तो ऐसे होते हैं जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जिसकी पूर्ति करना भी सिर्फ एक इकोनॉमिक वेलफेयर है या सामाजिक वेलफेयर के रूप में उसको ज़्यादा देखा जाता है। तो जो जड़ें हैं समष्टि अर्थशास्त्र की वो बहुत ही गहरी हैं। उसमें हम रोज़गार, वेतन,
ब्याज, इन सब के ऊपर चर्चा करते हैं और फिर मार्केट की पॉलिसीज़ को डिटर्मिन करने की कोशिश करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र में दो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण उठते हैं कि एक तो डिसीजन कौन ले रहा है और वो क्या करना चाह रहा है ये डिसीजन लेके। तो क्या करना चाह रहा है तो बहुत ही सिंपल है, वो अपना स्वयं का नहीं सोच रहा है, वो पूरे नेशन का एज अ होल सोच रहा है और उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वेलफेयर हो सके। डिसीजन मेकर्स कौन है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। डिसीजन मेकर्स मुख्यतः स्टेटटरी बॉडीज़ होती हैं जो संविधान के अंदर या लॉ के अंदर कानूनी तौर पे डिफाइंड होती हैं। भारत के केस में हम बोल सकते हैं आरबीआई हो गया, आपका सेबी हो गया, इस तरीके की बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनका मुख्य उद्देश्य किसी एक व्यक्ति विशेष पे कार्य करना नहीं होता, बल्कि पूरे समाज को किस तरीके से लेकर आगे बढ़ा जाए उस पर कार्य करने का बल होता है। अब समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? अभी तक जो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र चलता था उसको हम क्लासिकल या ट्रेडिशनल अर्थशास्त्र बोलते थे। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं और उनमें काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं और सब अपनी फुल कैपेसिटी पे फैक्ट्रीज काम कर रही हैं, लोग भी हैं, फैक्ट्रीज भी हैं। पर धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड आया 1930 के आसपास और ये ग्रेट डिप्रेशन कीन्स के लिए एक माध्यम बन गया जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हमें अर्थव्यवस्था में और भी कुछ नज़ारे से उसको देखना होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्योंकि अमेरिका में उस समय उत्पादन बहुत ज़ोरों से गिरने लगा, अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ गई। सिर्फ 4 वर्ष के अंतराल में 3% से लेके 25% तक का अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी देखी गई। और इतना जब ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर आया तो फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन एकदम से गिर गया और जो लोग काम करने के लिए चाहिए थे उनकी अब ज़रूरत नहीं थी क्योंकि फैक्ट्रीज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो कई सारे लोग बेरोज़गार हो गए और ये सारी चीज़ें जो हुई ये सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रही, इसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलने लगा और अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर्स पे भी ये प्रभाव डालने लगा। तो तब कीन्स को ये रियलाइज़ हुआ, उन्होंने अपनी किताब जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और वेज में साफ साफ अक्षरों में ये अंकित किया कि जो पूरी अर्थव्यवस्था है विश्व की वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं से इंटर रिलेटेड है या अंतर संबंधित है और ये जो सहसंबंध है इसी को समझना बहुत ज़रूरी हिस्सा है अर्थव्यवस्था के लिए। एनसीईआरटी के इस खंड में हम मुख्यतः कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को समझेंगे। तो अगर कैपिटलिस्टिक राष्ट्र है तो वहाँ पर इकोनॉमी कैसे कार्य करती है उसको हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। कैपिटलिस्टिक राज्य में सबसे पहले तो एक कैपिटल एंटरप्राइज होगा, वो कैपिटल एंटरप्राइज एक या दो या अन्य एंटरप्रेन्योर से बना होगा। अब एंटरप्रेन्योर सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो ज़मीन लेगा जहाँ पर वो अपना प्लांट स्थापित कर सकता है, फैक्ट्री ला सकता है, ऑफिस ला सकता है। अब वहाँ पर काम करने के लिए उसको लोग चाहिएंगे, तो लैंड हो गया, लेबर हो गया। निश्चित तौर पे वो एंटरप्रेन्योर है, कैपिटलिस्ट है, तो वो कैपिटल लगाएगा। अब कैपिटल या तो उसकी खुद की हो सकती है या वो बोरो कर सकता है, लोन पे ले सकता है। इन सब के बाद वहाँ पर रिसोर्सेज लगेंगे। कुछ रिसोर्सेज ऐसे रहेंगे जो फिक्स्ड होंगे, जैसे उसने एक जगह खरीद ली तो वो जगह अब फिक्स है, पर वहाँ पर जो उत्पादन हो रहा है उसके लिए रॉ मटेरियल या कच्चा माल निरंतर आ रहा है, तो वो कंज्यूमेबल है, उसकी सतत सप्लाई ज़रूरी है। अब ये सब होने के बाद प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन मार्केट में बेचा गया, उससे जो पैसा आया उसको हमने रेवेन्यू बोला। अब इस रेवेन्यू में से जो ज़मीन है उसका किराया जाएगा, जो श्रमिक है उसकी वेतन जाएगी और जो कैपिटल लगाई गई है अगर वो लोन पे ली गई है, अगर उसको बोरो किया गया है तो उसका इंटरेस्ट जाएगा या ब्याज जाएगा। ये सब हटाने के बाद जो एंटरप्रेन्योर या कैपिटलिस्ट के पास बचता है वो क्या है, वो है उसका प्रॉफिट या मुनाफा। इस प्रॉफिट और मुनाफे में से कैपिटलिस्ट अब क्या करेगा, कैपिटलिस्ट या तो वापस उस मुनाफे को अपनी ही इन्वेस्टमेंट, अपनी ही फैक्ट्री में या अपने ही प्लांट में इन्वेस्ट कर सकता है, नई मशीनरी ला सकता है, नए प्लांट ला सकता है, नया डेवलपमेंट ला सकता है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि आपकी ही कैपिटलिस्टिक सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब
कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है? सबसे पहले तो वहाँ पर प्राइवेट ओनर्स होंगे, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो आउटपुट को बेचेंगे मार्केट में, उसकी वजह से आएगा, उसकी वजह से उसका प्रॉफिट आएगा या रेवेन्यू जनरेशन आएगा। और ये जो भी सेल और परचेस मार्केट में की जाती है, सर्विसेज की जाती है, उसको वेज रेट कहा जाता है। पर नॉर्थ अमेरिका, आपका यूरोप, उत्तरी अमेरिका, इन सब क्षेत्रों में हम कहते हैं कि वेल डिफाइंड आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी देखने को मिल जाएंगी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहाँ नहीं देखने को मिलेगी? जहाँ पर आपका जो डेवलपमेंट है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। मुख्यतः वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, लेबर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और जो भी परफॉर्मेंस या प्रोडक्शन हो रहा है वो स्वयं के कंजम्पशन के लिए ही हो रहा है। बहुत सारे जो आदिवासी जनजाति हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वहाँ पर भी ओनरशिप और लैंड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो ध्यान में रखा जाता है, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्शन को इतना नहीं किया जाता है। तो वहाँ पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज आपकी नहीं देखने को मिलेंगी। अब जब भी हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो 4 रोल प्लेयर्स आते हैं। पहला तो है प्रोडक्शन यूनिट या फर्म, जहाँ पर उत्पादन हो रहा है, जहाँ पर लैंड, कैपिटल, लेबर सबकी खपत हो रही है और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू में से प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है। दूसरा है आपका स्टेट या राज्य, या जिसको आप सरकार या गवर्नमेंट भी कहते हैं लेमन भाषा में। वो मुख्यतः कर किस तरीके से लगाया जाएगा, जो पैसा है उसको कहाँ खर्च किया जाएगा, शिक्षा में जाएगा, स्वास्थ्य में जाएगा, उन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। तीसरा है हाउस होल्ड सेक्टर, जो इंडिविजुअल्स खुद ही अपना प्रोडक्शन करते हैं, कंजम्पशन के परे जो प्रोडक्शन होता है जो वो मार्केट में ला सकते हैं। कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसके साथ लगे हैं, कई सारे सैलरीड लोग होते हैं। फिर कई बार जो इस तरीके के लोग नहीं होते हैं वो दूसरी तरीके से लैंड को लीज पे दे सकते हैं, या जिनके पास कैपिटल है वो कैपिटल को लेंड कर सकते हैं, उधार पे दे सकते हैं। और जो चौथी चीज़ अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं वो है एक्सटर्नल ट्रेड या बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार एक्सपोर्ट हो सकता है, आयात निर्यात। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है EX, तो EX से शुरू हुआ है मतलब एग्जिट, आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, एग्जिट। तो एक्सपोर्ट जो आपके देश से बाहर जा रहा है, आप बेच रहे हैं दूसरों को। और दूसरा है इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब अंदर आ रहा है, मतलब आप विश्व से खरीद रहे हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो कि एक्सटर्नल ट्रेड का हिस्सा है, बाह्य व्यापार का हिस्सा है, आयात निर्यात वो भी यहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें हमने समष्टि अर्थव्यवस्था में समझी। समष्टि अर्थशास्त्र के और भी गहन अध्याय हम आगे लेके आएंगे, तो आप चैनल पे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।